नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 की खास पेशकश जवाब देना पड़ेगा, जिसमें तमाम विषयों पर हम लेते हैं जवाब जनता के हित में। अब बात सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की, क्योंकि इसकी गूंज इस वक्त देश भर में सुनाई दे रही है। हर किसी के जहन में यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन से बदलने क्या वाला है। सरकार कह रही है कि जो भी बदलने वाला है वो जनता के हित में होगा, जनता के लिए फायदे का सौदा साबित होगा ये वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन इसकी चर्चा क्यों हो रही? क्योंकि सरकार ने एक स्पेशल सत्र बुलाया 18 से 22 तारीख को। इसी 18 से 22 तारीख को होने वाले संसद के स्पेशल सत्र के अंदर चर्चा इस बात को लेकर जोरों पर है कि यह बिल जारी होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ तो स्वागत कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं तो उसके लिए आभार प्रकट करता हूं और ये बड़ी अच्छी बात है, लागू होना चाहिए, ये देश के लिए फायदेमंद है, देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। तो आप जरा समझ सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं और किसी को इसमें अच्छाई नजर आती है, किसी को बुराई नजर आती है। विपक्ष कह रहा है कि साहब ये है आपका तानाशाही रवैया, आप जो चाहें उठाकर आप उसको लागू करने की कोशिश करते हैं बगैर तैयारी के। एक तरफ विपक्ष ने खोल दिया मोर्चा, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के तमाम दिग्गज इसको लेकर अभी से ताली बजाने लगे हैं। अब फटाफट से आपको वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है और ये है क्या, ये समझा देते हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र ने कमेटी बना ली है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष चुना गया है। केंद्र की बनाई गई कमेटी कानूनी पहलुओं पर गौर करने वाले पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मिलने के लिए जेपी नड्डा पहुंच गए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने तो इसका स्वागत कर दिया है। अब जरा सोचिए, छत्तीसगढ़ के खुद जो डिप्टी सीएम है वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अच्छी बात है। अब कांग्रेस इस पर अपने जरूर स्थिति स्पष्ट करेगी कि कांग्रेस का इसको लेकर स्टैंड क्या है, कांग्रेस चाहती है कि नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, वहीं के नेता हैं बड़े और काफी दिग्गज माने जाते हैं टीएस सिंहदेव। अब टीएस सिंहदेव को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि साहब बड़ी अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी इसका समर्थन कर दिया, वो भी कह रहे हैं कि स्वागत योग्य कदम है। अब बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी पार्टी सिर्फ विरोध करने के लिए इसका विरोध करेंगी या फिर समझेंगी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, ये बैठक करते रहेंगे, ये बैठक से कुछ होने जाने को नहीं है। ये सब भ्रष्टाचारियों का जुड़ाव है, उनका जुटान पड़ा है, भ्रष्टाचारियों का जुटान है। ये लोग क्या करेंगे? इनसे देश चलने वाला है। जो अपने कुर्सी के लिए प्यासे हैं, सब कुर्सी के मारे हैं। देखिए, स्पेशल सेशन 5 दिन का सरकार बुला रही है, लेकिन सस्पेंस है, कौन सा बिल आएगा कौन सा बिल नहीं आएगा। चर्चा है मीडिया के अंदर, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून आ सकता है, वीमेन रिजर्वेशन के लिए आ सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आ सकता है। क्या देश के अंदर तानाशाही है? अगर स्पेशल सेशन आपको बुलाना है, आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये लोग। तो देखिए, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थ यादव रहेंगे बीजेपी प्रवक्ता, यश श्रीवास्तव हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, सूर्य प्रकाश मैथिल हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, प्रेम कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ में, और मेरी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ में जुड़ी है मुंबई से। सत्य प्रकाश सोनी भी लगातार मुंबई से हमारे साथ में बने हुए हैं। शुरुआत में एक बार पहले अदिति के साथ में करी। अदिति, ये जो इतनी चर्चा हो रही है संसद के स्पेशल सत्र को लेकर, कोई इस पर अपडेट मिल रहा है क्या? एक तरफ रणनीति बनाई जा रही 2024 के चुनाव को लेकर, इस बीच ये जो एक पासा फेंका है बीजेपी ने, इस पर कोई रिएक्शन आ रहा है क्या? देखिए, अभी मैं क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई में हूँ जहाँ पर इंडिया की बैठक चल रही है, तो विपक्ष से तो रिएक्शन आने लगी गए हैं, जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं,
वो कह रहे हैं कि हम स्वागत करते हैं, इससे पैसा बचेगा, इससे समय बचेगा, और वैसे भी नरेंद्र मोदी को 2024 में वापस से देश ने चुनने का जो फैसला है वो ले चुके हैं। तो रिएक्शन इस तरीके से आने लगे हैं, लेकिन जिस रिएक्शन की आप बात कर रही हैं कि क्या वाकई कुछ होने जा रहा है, तो ये किसी को नहीं पता। और आपको पता है 2014 से लेकर अब तक बिल्कुल शायद 30 सेकंड पहले 370 सदन में आया था। तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, दरअसल ये पूरा जो मसला है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो पूर्व राष्ट्रपति होम मिनिस्ट्री से ये कह सकते हैं कि अमित शाह से उनकी 2 दिन पहले मुलाकात हुई, ऐसी बातें आ रही हैं, पुष्टि किसी ने नहीं करी है। फिर आज जेपी नड्डा की मुलाकात होना, तो ये बात तो तय है कि सरकार नरेंद्र मोदी 2014 से 2015 में ये बात कह चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र कर चुके हैं, यानी कि सरकार के उस टू डू लिस्ट में तो है ही कि करना है। अब कैसे करना है, किस क्या उचित समय है, क्योंकि सवाल यह है कि अभी गुजरात में चुनाव हुआ है, तो क्या आप उसको भंग कर देंगे? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सरकार आपकी चल रही है तो उसको भी भंग करेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत से लेकर तमाम जो राज्य से लेकर देश की सरकार भंग होगी, तभी तो वन नेशन वन इलेक्शन दोबारा चुनाव में उतरेगा। लेकिन उससे पहले आती है संसदीय प्रक्रिया, उससे पहले आती है कमेटी की रिपोर्ट, फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट पहले आ चुकी है। तो अभी इसको लेकर काफी सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह ये तो नैरेटिव सेट कर चुके हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। वो कुछ भी हो। और ऐसे में मुझे याद है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था पूजा, तो उसके 6 दिन बाद हमें मौका मिला कि हम प्रधानमंत्री जी से तमाम जो एक समूह था पत्रकारों का, उनसे मुलाकात कर सके। तो हमने उनसे जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, आपने इतना बड़ा फैसला लिया। तो उन्होंने एक बात कही कि कई बार कड़े फैसले आप चुनाव हारने या जीतने के लिए नहीं लेते, पहला। और दूसरी बात यह है कि जब देश की जनता ने 300 से ऊपर का मैंडेट दिया है, तो फिर वो फैसले जो आजादी के 70 साल के बाद तक नहीं लिए गए थे, वो मैं लूंगा, फिर आगे जो नतीजा हो। तो इसलिए अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या होगा। पर कल जब ये मैसेज आया था कि एक सेशन होना है, उस समय ये बात साफ हो गई थी कि ओल्ड बिल्डिंग से नई बिल्डिंग के जाने की प्रक्रिया है। लेकिन फिर और जाहिर तौर पे सरकार हर चीज को इवेंट बनाती है, खास तौर पे जब आपको नई संसद बिल्डिंग में एंटर करना हो, तो ये तो एक बड़ा इवेंट है ही। लेकिन ये कहा गया कि उसमें जो पहला बिल पास होगा वो ऐतिहासिक होगा। तो वो क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसको लेकर अब चर्चा में है। और इंडिया जो आज जो गठबंधन की बैठक है, उसमें कल से लेकर अब तक जो भी अब चर्चा हो रही है, वो सब कुछ इसके इर्द गिर्द हो रही है, जिसमें यह है कि मैनिफेस्टो जल्दी तैयार करो, उसमें यह है कि भैया सीट शेयरिंग, सबसे बड़ी जो घमासान की बात है वो सीट शेयरिंग है, तो सीट शेयरिंग जल्दी तैयार करो। ममता बनर्जी ने कहा कि सब अपने अपने घर जाएंगे, तब अपनी अपनी सीटें बता दें, अपनी अपनी सीटें, और क्योंकि कमेटी भी बनेगी, इसके अलावा इंडिया का सचिवालय दिल्ली में बनेगा। माना जा रहा है कि जयराम रमेश, डेरेक ओबराइन वहाँ बैठेंगे, वो उसके संयोजक जैसे तरह से होंगे, संयोजक भी तय होना है इंडिया का। तो बहुत सारी चीज़ें होनी है, लेकिन अब 30 सितंबर से पहले सबको ये बताना है कि हम किस सीट से लड़ाई करना चाहते हैं लोकसभा में। फिर जो कॉमन सीटें होंगी जहां पर लड़ाई ज्यादा होगी, जैसे कि ज्यादातर इफेक्ट है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तमाम चीजों का, तो वहां पर एक सब कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी जाएगी उस इलाके में और ये चेक करेगी कि क्या होगा। तो अब सब कुछ देश भर में सारी चर्चाएं वन नेशन वन इलेक्शन के इर्द गिर्द घूम रही हैं। और इसमें अगर राज्यसभा में बिल पास करना होगा तो वाईएसआर और आंध्रा और ये बीजू जनता दल की भी अहम भूमिका होगी। तो तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन ये बात तय है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के इस फैसले ने, या नरेंद्र मोदी के इस सेशन के बुलाने के फैसले ने सब कुछ जैसे बोलते हैं उतल पतल कर दिया है। चाहे वो इंडिया की बैठक हो, चाहे पत्रकारों की डिबेट हो, सब कुछ ऊपर नीचे हो चुका है। प्रकाश, जल्दी से मैं आपसे भी जानना चाह रही हूँ, बैठक शुरू हो चुकी है, आज की इस बैठक में क्या सार देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, इस बारे में कोई जानकारी जुटा पाए क्या आप अभी तक? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जाहिर तौर पे कि गूगली के तौर पर जो है इंडिया गठबंधन देख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता यह कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इंडिया गठबंधन की बढ़ती संख्या को देखकर घबरा गए हैं, इसलिए अचानक उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वन पोल लाया है, उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि क्या इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ या फिर मसौदा तैयार हुआ, क्या
ये तमाम चीजें नहीं हुई। ठीक है लेकिन सत्यप्रकाश, विरोधी जो है इसका विरोध आप करने के दोनों लिए का तैयार है। शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ जो मेहमान है उनका रुख करते हुए, क्योंकि वक्त मैं जल्दी से चाहूंगी कि पहले सबका एक क्विक रिएक्शन ले लूं। सिद्धार्थ यादव, आप इतना डर गए हैं कि अब आप लोगों को गुगली गुगली खेलना पड़ रहा है, ऐसा विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि अब आप यूसीसी के एकदम से बात करने लगे, आप विशेष सत्र बुला लेते हैं। भाई इतना प्रेशर फील कर रहे हैं आप इंडिया गठबंधन का? देखिए पूजा जी, ये तो विपक्ष की पुरानी आदत रही है। देश में हमारी एक ऐसी जमात है विरोध जीवी की, जो कोई भी विषय आप लेकर आ जाइए, चाहे वो देश की भलाई का हो या किसी भी चीज का, उनको विरोध करना ही करना है। हमने कोई भी ऐसी बात ऐसी इनिशिएट नहीं करी है जिसको हमने पहले ना कहा हो। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हमने बहुत पहले करी थी, हमारे मैनिफेस्टो में भी रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी संविधान दिवस पर 2020 में कहा था कि अब इस महज चर्चा से बढ़कर के देश को इस पर गंभीर चिंतन करना चाहिए, और ये देश के लिए एक फैसला है। जब हमारे संविधान बना, हमारे संविधान निर्माताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना करी थी। 52 में, 57 में, 62 में, 67 में हमेशा 7 चुनाव हुए। वो तो 68 में, 69 में जब आपने विधानसभाओं को भंग कर दिया और 70 में अंततः लोकसभा ही भंग हो गई, उसके बाद से ये प्रक्रिया पलटी। अब देश की कितनी ज्यादा रिसोर्सेज, कितना ज्यादा धन, हमारे सरकारी एम्प्लॉइज, हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज, वो देश में लगातार जो चुनावी मोड बना रहता है उसमें वो उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जरूरी नहीं है क्या कि देश में जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में डिसरप्शन आता है चुनाव के कारण, उस पर देश चिंतन करे। हम एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और निश्चित रूप से हर चीज का विरोध करने आज हम इसका भी विरोध करने लग गए। उससे ऊपर उठकर इसमें चर्चा कर ये कैसे देश इसको लागू कर सकता है और हम सब लोग मिलकर के कैसे आ सकते हैं, उस पर विचार होना चाहिए। यश श्रीवास्तव, आज ये वो काम कर रहे हैं या फिर उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो बुरा लग रहा है। इससे पहले भी आजादी के बाद तो यही सिस्टम था ना, तब वो सिस्टम ठीक था, आज वो सिस्टम खराब हो गया, ऐसा क्यों? नहीं, आजादी के बाद सिस्टम नहीं था। किसी भी सरकार ने स्वार्थ और इमेच्योरिटी की ऐसी भयानक मिसाल देश के सामने कभी नहीं रखी जो आज रखी जा रही है। अरे आजादी के बाद कैसे नहीं था? 52 में कैसे हुआ था चुनाव? बीच में मत बोलिए। परले दर्जे के स्वार्थी लोग हैं ये। इनको केवल ये चाहिए कि इनका चुनाव प्रचार का खर्चा बच जाए। एक ही बार में इनके जो ठेके अटकते हैं राज्य सरकार के चुनाव में, यदि सरकार बदल जाए तो वो ठेके हो जाए इनके दोस्तों के। और इनकी ये जो तमाशेबाजी की सरकार है, ये हमें पता नहीं कौन सा जीवी बोलते हैं, ये खुद तमाशा जीवी हैं। ऐतिहासिक होगा, अरे उस नई संसद का ड्रेनेज आपने सही से नहीं बनाया, इसलिए सदन उसमें नहीं हुआ, पुरानी संसद में जाना पड़ा आपको। क्या आप देश चलाएंगे? बीजेपी का मुद्दा है अरे आप ये तर्कों की बात छोड़िए ना यश श्रीवास्तव, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऑब्जेक्शन की वजह क्या है? अगर इस नए सिस्टम की बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो इस पर आपका अगर ऑब्जेक्शन है तो इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऑब्जेक्शन ये है हमको कि वन नेशन में वन इलेक्शन ये कैसे करेंगे प्रैक्टिकली। तो ये अभी तक एनआरसी का ड्राफ्ट तो ये तैयार कर नहीं पाए। यस जी, मेरी बात सुनिए, ये कैसे करेंगे वो उनकी बात छोड़िए। मैं तो कहती हूँ कल को आपकी सरकार आ जाए तो आप इसको लागू करना चाहेंगे क्या? ये सिस्टम आपको देश के हित में लगता है? जल्दी से मैं ये जानना चाह रही हूँ। हम क्यों राज्यों को और लोगों को, और ये चुनावी माहौल की बात करते हैं, पूरे 5 साल ये चुनावी मोड में रहते हैं। बताइए प्रधानमंत्री जी तो खत्म हो जाएगा ना ये सिस्टम, आपको तो खुश होना चाहिए। ट्रेन पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, ये क्या इलेक्शन मोड की बात कर रहे हैं? इन्होंने चुनाव के अलावा किसी चीज की बात की है कभी? मणिपुर के लिए स्पेशल सेशन बुलाया हो पार्लियामेंट में, बताइए। अरे आप हमेशा यही करना, के लिए बुलाया तो बताइए। आपने मतलब आपके पास, अच्छा सुनिए, मैं आपको छोटा सा ब्रेक दे रही हूँ यश जी, आप तब तक थोड़ा सा लॉजिक रेडी कर लीजिए कि आपका विरोध सिर्फ विरोधी पार्टी होने के नाते है या फिर सच में इसके पीछे कोई ठोस लॉजिक है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। यश जी, मैं आती हूँ जरा एक बार सबको एक बार जरा मौका ले लूँ, मैं जरा क्विक रिएक्शन ले लूँ जरा सबके। प्रेम जी, आपका इस पर क्या मानना है? अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात देश में हो रही है तो ये आपके लिहाज से देश के लिए हित में है या फिर इसमें देश का अहित होगा? देखिए पूजा जी, अभी कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया है। खुद सरकार भी वन नेशन वन इलेक्शन करने जा रही है ऐसा नहीं बोल रही है। एक कमेटी बनाई गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, तो वो कमेटी अब तय करेगी कि क्या होगा, कैसे होगा। तो जब अभी प्रस्ताव ही नहीं आया है तो पक्ष और विपक्ष कैसे हो सकता है? पत्रकार में एक चीज जानना चाह रही हूँ, आपने तो न जाने कितनी सरकारों को देखा, न जाने कितने सिस्टम आपने देखे हैं, और सिर्फ देश के नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट की बेसिकली बात कर रही हूँ। वो सरकार क्या करेगी, सरकार का प्रस्ताव क्या होगा? आप भी तो सुझाव दे सकते हैं कि यह प्रस्ताव होना चाहिए, पर हम क्या सपोर्ट कर रहे हैं वन नेशन इलेक्शन को? क्या हम इस सिस्टम को मानते हैं कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है? मैं ये जानना चाह रही हूं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या लोकसभा और विधानसभा ही इसमें शामिल हैं,
कि पंचायत चुनाव और शहरी निकाय भी शामिल हैं, कि दूसरे चुनाव भी इसमें शामिल हैं, पूरे देश के सारे चुनाव एक साथ होंगे। अभी अभी हमने योगी आदित्यनाथ जी को भी सुना कि इसमें विकास बाधित होता है। बताइए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कहीं विकास बाधित होता है? तब तो 1-1.5 महीने का चुनाव प्रोसेस भी कहिएगा कि 1.5 महीना हम बर्बाद कर रहे हैं, लोकतंत्र में विकास बाधित हो रहा है। तो इस विकास के समांतर लोकतंत्र को रख करके हम चीजों को नहीं देख सकते। हमें यह बताना पड़ेगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब क्या है। सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव है कि बाकी चुनाव देते हुए एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाह रही हूँ। मान लीजिए कि पूरे देश के जितने भी चुनाव हैं, वो चाहे एमसीडी का चुनाव हो, पंच सरपंच का हो, प्रेसिडेंट का भी चुनाव क्यों ना हो, मैं कह रही हूं देश का हर चुनाव एक साथ हो रहा है। अब आप क्या आप इसके फेवर में हैं कि आप मानते हैं कि हाँ ये सिस्टम होना चाहिए? फिर आपके सुझाव और रूपरेखा क्या होगी, मैं उस पर नहीं जा रही, मैं सिस्टम की पहले बात नहीं होंगे। इसका कारण ये है कि राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, एमसीडी का चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं। वोटर किस मुद्दे पर वोट करेगा, अलग अलग चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं और उनकी अपेक्षाएं होती है अपने जनप्रतिनिधियों से, इसलिए बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता। तो इसमें एक सेकंड, सूर्य प्रकाश मैथिल, इसमें क्या ऑब्जेक्शन और हर्डल्स आने वाले हैं? जब आप एक साथ चुनाव कराएंगे तो वहां पर राज्य के मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। आप रीजनल पार्टीज को किल करना चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजी है क्या बीजेपी की? एक ये डाउट भी है ना रीजनल पार्टीज के मन में कि भैया रीजनल पार्टीज को किल करने की एक कोशिश है ये। धन्यवाद पूजा जी। और पहले तो पूरे देश को और आप सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी मैं सुन रहा था, प्रेम जी को कह रहे थे कि मुद्दे अलग अलग होते हैं। मुद्दा केवल एक है हर चुनाव का, भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन युक्त प्रशासन देना। यही चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो राज्य चुनाव हो, चाहे वो केंद्रीय चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो। हर चुनाव इसीलिए तो होता है कि प्रशासन जो है वो चाक चौबंद हो जाए, जनता का प्रतिनिधित्व वहां पहुंचे और भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन युक्त प्रशासन दिया जाए। यही एक मोटो होता है चुनाव का। और क्या गलत है भैया 1 नेशन 1 जो आपका चुनाव है? जब 1 नेशन 1 राशन है, 1 नेशन 1 टैक्स है, तो उसी प्रकार 1 नेशन 1 चुनाव होना चाहिए। आप ये बताइए कि अभी संसद का चुनाव गया, फिर राज्य चुनाव आ गया, फिर निगम चुनाव आ गया, उसके बाद पंचायत चुनाव आ गया। ये चुनाव ही चलते रहेंगे। हर चुनाव में 2 महीने की अधिसूचना लग जाती है। साल में अगर 2 चुनाव भी हो गए तो 4 महीने तो आप ये मान लीजिए कि चले ही गए ना। उसमें ना तो कोई विकास कार्य जनता के लिए सरकार कर सकती है। एक पैसा जो है, पूरी सरकारी मशीनरी उसी अनुसार कार्य करती है जिस प्रकार से राज्य चुनाव में हो, चाहे वो नगर निगम चुनाव में हो, चाहे वो पंचायत चुनाव में हो, और चाहे वो राष्ट्रीय चुनावों में हो। तो इसमें परेशानी क्या है? एक ही बार में सारे चुनाव करा लीजिए ना भैया। प्रेम जी, देखिए, ये सोच फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है, रीजनल पार्टीज के विरोध में है और हमारे देश की खूबसूरती चुनाव देखिए प्रेम जी, किसी पार्टी के विरोध और किसी पार्टी के लाभ के लिए चुनाव नहीं है, जनता के लिए चुनाव है, लोकतंत्र के लिए चुनाव है। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ही बताना चाहता हूं, ये जो कह रहे थे ना, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले अपने अंदर झांकिए। आपने लोकतंत्र की हत्या की है, देश के अरे जवाब ले लूं मैं उनका। मैथिल साहब एक सेकंड, आप बैठ के लोकतंत्र अरे मैथिल साहब एक सेकंड, मैथिल साहब एक सेकंड, हर्ष श्रीवास्तव एक सेकंड, हर्ष श्रीवास्तव, फिर मैं आ रही हूं आपके पास। सिद्धार्थ, सबसे पहली बात इसमें यह है कि अभी जो प्रेम कुमार जी ने बोला, ये कैसे तय करेंगे किस चुनाव के लिए प्राथमिकता कहां से दी जाए? मान लीजिए उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव है तो सांसद लोग राष्ट्रपति का चुनाव में लगे हुए हैं और वही सांसद अपनी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। अच्छा, चुनाव है यानी वो सांसद कुर्सी पे कुछ पढ़ लिख के आया करो या श्रीवास्तव, राहुल गांधी की पास में आधी अधूरी और अपरिपक्व जानकारी है क्या? आप सब लोगों को रोकूंगे। एक बड़ी खबर है बीजेपी पर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का हमला। बीजेपी प्रतिशोध की कर रही है राजनीति, हमें गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी एजेंसीज का इस्तेमाल करेगी, छापे बढ़ेंगे, गिरफ्तारियां होंगी। बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। यह है मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला बीजेपी के ऊपर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, बीजेपी समाज को बांटने का कर रही है काम। और देखिए, बैठक चल रही है लगातार और इस बैठक के बीच में बीजेपी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का हमला, कहा कि बीजेपी कर रही है बांटने का काम। जल्दी सिद्धार्थ से मैं एक क्विक रिएक्शन लेते हुए, आप लोग हवा क्यों बना देते हैं इतना? पहले आप कोई रखते हैं नहीं कि ये खाका हमने तैयार किया है, बस एक हवा बना देते हैं कि ये आने वाला और वो आने वाला, ऐसा क्यों? सिद्धार्थ जल्दी से क्विक रिएक्शन, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। पूजा जी, ऐसा नहीं है, कोई हवा नहीं बनाया जाता। बहुत लंबी चर्चा हो रही है। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, 79 की रिपोर्ट आई जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की, उसमें बात करी गई। अभी भी एक कमेटी बनाई गई है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी उसके चेयरपर्सन है। अभी संसद का भी सत्र बुलाया जाएगा, उसमें भी चर्चा की जाएगी। मेरा कहना तो ये है कि जब तक अभी चर्चा आपको नहीं बुलाया गया, विपक्ष को पूछेंगे ना, विरोध अभी से क्यों शुरू किया जाए? विपक्ष को पूछेंगे ना,
अरे निश्चित रूप से जब संसद छोटा में सा तो ब्रेक लेना होगा, विपक्ष है वापस लौट रही हूं मैं नहीं। सभी के पास और चर्चा पर लौट रहे हैं वापस। तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। सिद्धार्थ यादव, यश श्रीवास्तव हमारे साथ में इस वक्त हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल हैं, प्रेम जी हमारे साथ में इस वक्त हैं। सभी का एक बार स्वागत है। सिद्धार्थ यादव, सवाल मेरा यह है कि खाका पहले क्यों नहीं पेश किया गया? भाई खाका आप पेश कीजिए ना, आपका अगर एजेंडा है, आपने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, तो आप इसको कैसे लागू करेंगे? रिपोर्ट का जिक्र आपने किया, रिपोर्ट ने भी कहा कि आप इसको 2 फेज में कर सकते हैं, पहले आप लोकसभा का चुनाव कराएं, फिर आप बाकी राज्यों का चुनाव कराएं। तो कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टी कह रहे भाई बताइए तो सही, चुनाव कराएंगे कैसे? देखिए पूजा जी, अभी जो कमेटी जिसकी चर्चा आप अभी कर रहे थे, वो कमेटी इसीलिए बनाई गई है ताकि सभी पक्षों को बहुत गहन चर्चा उन पर कर सके, उन पर चिंतन किया जा सके और फिर अल्टीमेटली क्या बेस्ट देश के लिए किया जा सकता है, इसमें क्या सबसे उत्तम तरीका निकाला जा सकता है, उसको लेकर के संसद में पेश किया जाएगा। मेरा सोचने का विषय ये है कि अभी जब वो खाका नहीं रखा गया है सामने, आपकी बात ठीक है, तो विरोध किस लिए? अभी तो खाका आया नहीं, अभी तो आपको पता नहीं। तो इन प्रिंसिपल विषय पे, इन प्रिंसिपल तो इलेक्शन कमीशन ने भी इसमें अपनी सहमति जताई है कि निश्चित रूप से जो इतना बड़ा खर्च हमारे चुनावों पर होता है, जो हमारे देश के बजट पर हमारी आर्थिक एक बोझ है, उसको स्ट्रीमलाइन करा जा सकता है। अगर प्रिंसिपल विषय पर आपका कोई विरोध नहीं है तो खाका तो देश की संसद बैठ के बना ही लेगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बना ही लेगी। पर यहां पर हमारे देश में जो एक विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं वो मात्र विरोध करने के लिए आज विपक्ष एक बच चुका है। उनको किसी चीज में देश की कोई बात हो, और ये विपक्ष नहीं है पूजा जी, ये सत्ता पक्ष भी है। ये बहुत प्रदेशों में सत्ता में भी है, वहां पर प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं। जब देश के लिए एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जा रहा है, ये किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं है, तो मेरा मानना ऐसा है कि सभी राजनीतिक दलों को, सभी मैच्योर लीडर्स को एक साथ आना चाहिए। हमें बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। अगर हम अपने अमृत काल में एक ऐसा फैसला लेते हैं, एक ऐसा तरीका निकालते हैं जो देश के खर्च को, देश की पॉलिसी मेकिंग को, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को, देश की गवर्नेंस को, इन सब चीजों को बेहतर कर सके, तो इसमें विरोध का कोई यश श्रीवास्तव तर्क नहीं। ये कह रहे हैं कि साहब जितने वादे किए थे इस बार पूरे कर देंगे और अगली बार के लिए तैयार है। अगली बार हमारा एजेंडा अब ये सब रहेगा ही नहीं। अब तो हम साहब बात करेंगे कि हमको 3rd नंबर पर कैसे आना है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में हम कैसे 3rd नंबर पर खुद को एस्टैब्लिश करेंगे। ये सब एजेंडा ही दूर खत्म, ये जो बातें हैं वो पीछे छूट जाएंगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। पूजा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि ये देश तीसरी इकोनॉमी बनेगा तो वो इस देश के लोगों की मेहनत से बनेगा, नरेंद्र मोदी जी के खर्चों से नहीं बनेगा जो उन्होंने अंधाधुंध मचाए हैं 9 साल। दूसरी बात, यहाँ पे प्रेम कुमार जी ने बताया कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली जो बात है वो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खराब है। पढ़े लिखे लोगों के लिए ये एक लाइन बहुत है पूरी बात को समझने के लिए। इसीलिए किसी ने बोल दिया है इस देश में कि नेता पढ़े लिखे ही चुने जाने चाहिए। ये यहाँ पे लगे हुए हैं यादव जी, मल्टी लेवल मार्केटिंग की पिच की तरह वही बात दोहराए जा रहे हैं और ये माहौल बनाते हैं हर बार वाहियात बातों का। इसी तरह इन्होंने आपात स्थिति में ऑर्डिनेंस लाके किसान बिल लाए थे और वो इनको राहुल जी जैसे पढ़े लिखे लोगों से बचाए। एक सेकंड देखिए, 2 बातों में फर्क है। यश श्रीवास्तव, कृषि बिल तो आप भी चाहते हैं, जब आपकी सरकार रही तब से कृषि बिल की मांग हो रही है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, किसान बिल आना चाहिए। बिल पर तो ऐतराज नहीं था ना, बिल में जो था उस खाके पर ऐतराज था। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना यश श्रीवास्तव? यही तो बात है, बिल में जो था उस पर ऐतराज है। वैसे ही मैं आपसे बार-बार एक रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मेरा रिपीटेडली क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रॉब्लम इस 1 नेशन 1 इलेक्शन से है या फिर बीजेपी की नीयत में आपको इतना खोट नजर आता है कि अगर ये रूल पास होता भी है तो उसमें भी आपको शक लगता है, उसमें भी आपको लगता है कि इसमें देश के लिए कुछ अच्छा नहीं है, इसमें सिर्फ इनके लिए अच्छा है। दोनों बातों में जरा मुझे बताइए आप किस वाली बात के साथ हैं? पूजा जी, मैं फिर कह देता हूं, फेडरल स्ट्रक्चर वाली बात जो देश की नींव है, संविधान के साथ गढ़ी गई है, वो सारी बातों का जवाब है। देश में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, भाषाएं हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, चुनावों की अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। उन सबको आप ताक पे रख के सिर्फ एक बार कर सकता है ना किसको कब वोट करना है। 52 में 57 में क्यों होता था? भाजपा की नियत थोड़ा तो लॉजिक सोच के आइए। आप क्या बोल रहे हैं? पूजा जी ने आपको थोड़ी देर पहले भी मौका दिया था कि आप लॉजिक सोचें। समझ में नहीं आ रहा है लॉजिक यादव जी, विरोध का लॉजिक तो बताइए। तो आपके अरे 52 में 57 में 62 में संसद में क्यों होता था? क्यों हुआ 67 तक चुनाव? एक साथ सेंट्रल सही नहीं बोल पाते। एक सेकंड यश श्रीवास्तव, एक सेकंड मैं आ रही हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ आप दोनों के पास। प्रेम जी,
इससे पहले भी चुनाव एक साथ ही हो रहे थे, राज्यों के भी देश के भी, लेकिन यह डिले होता गया कि भाई एक राज्य की सरकार भंग हो गई, फिर वो पीछे छूट गया, इसलिए आगे पीछे चुनाव होने लगे। आज ये कह रहे हैं कि हम साहब उसी फिर से सिस्टम को लेकर आएंगे। तो हम देश ने ये सिस्टम तो पहले भी एप्लीकेबल किया है ना। मैं ये सवाल आपसे भी पूछ रही हूँ कि विपक्ष को जो है वो सरकार की मंशा पर इतना खोट लगने लगा है, मतलब इनको लगता है कि ये ना आओ देखते ना ताओ, अपना देखा सियासी मुनाफा और कर दिया लागू। तो क्या ये सोच रोड़ा बन रही है देश के लिए कुछ अच्छा होने में? देखिए, ये सही है कि किसी समय में एक साथ चुनाव हुआ करते थे, लेकिन बाद के समय में जो बदलाव हुए वो बदलाव गलत हुए ऐसा मैं नहीं मानता। वो बदलाव ज़रूरत के हिसाब से हुए, और अभी जो प्रचलित व्यवस्था है उस व्यवस्था में ऐसी कौन सी खामी है कि हमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस चुनाव व्यवस्था में आप देखिए 2-3 पॉइंट मैं जल्दी गिनाता हूं। एक पॉइंट ये है कि आज भी 87% इलेक्टोरल इसमें लिस्ट में नाम मतदाताओं के शामिल हैं। 13% लोग मतदाता सूची में शामिल तक नहीं है। 94 करोड़ शामिल हैं और 120 करोड़ के करीब में एलिजिबल वोटर्स हैं। तो वोटर्स तो कम से कम एलिजिबल, अमृतकाल तक में अगर 75 साल में हम सारे वोटर्स को एनलिस्ट नहीं करा पाए हैं, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे संसद में जो करप्ट लोग जो ये तरह तरह के इल्जाम के साथ में मौजूद हैं, भाई 37-38% लोग जो संसद में बैठे हुए हैं करप्ट हैं और उन पर इल्जाम है, वैसे लोग कैसे दूर रहे सदन से, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, इसके लिए प्राथमिकता क्या हो? एक साथ चुनाव कराना प्राथमिकता हो कि लोकतंत्र में अपराध से मुक्त हो, बाहुबली से मुक्त हो, धन बल का प्रभाव खत्म हो, इसके लिए सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी हो कि सरकारी खर्च पे सब लोग इलेक्शन लड़े, कम से कम खर्च पर इलेक्शन लड़े। ये जरूरी होना चाहिए कि सिर्फ एक साथ इलेक्शन कराना ही प्राथमिकता हो। इस पर सोचने की आवश्यकता है। हाँ जी मैथिल साहब, मैं सिद्धार्थ आ रही हूँ एक सेकंड। मैथिल साहब बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए पूजा जी, अभी प्रेम जी ने ना 2-3 चीजें गिनाई, और उससे पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं फेडरल जो है स्ट्रक्चर को कमजोर होने की बात कर रहे हैं, खतरा होने की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा खतरा तो कांग्रेस ही रहा है देश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। देश में इमरजेंसी पूजा जी, आप देखो मेरे को विदाउट इंटरप्शन मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा खतरा रहा है, तो आप देश के ऊपर भी सवाल दाग रहे हैं। अगर देश ने इनको मौका दिया, इसका मतलब देश की जनता बेवकूफ थी। मैं बताना चाहता हूं ना, एक कार्यशैली होती है, ये कार्यशैली में प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। इन्होंने इमरजेंसी लगाई देश के अंदर, देश में 90 से ज्यादा सरकारें जो चुनी हुई थी उनको बर्खास्त किया। अरे शांत हो जाओ या श्रीवास्तव, शांत हो जाओ, सुन लिया करो, सुनने का भी धैर्य रखा करो मेरे भैया, पढ़े लिखे हो ना। ड्रेनेज सिस्टम की तुम बात कर रहे हो कि नए संसद का ड्रेनेज सिस्टम खराब था, क्यों भाई प्लम्बरिंग करने वहां पहुंच गए थे क्या तुम, या तुम जाके गटर खोल के देख रहे थे कि वहां खराब है क्या सही है? किस प्रकार की बातें करते हो यार। और दूसरी चीज, अब ये कहते बदलाव बहुत जरूरी है पूजा जी, बदलाव बहुत जरूरी है। ये कह रहे थे 87% जो वोटर है वो इनरोल्ड है और 13% वोटर अनइनरोल्ड है, उसको इनरोल करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन प्रेम जी आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से ये मैं आशा नहीं करता। ये कार्य तो चुनाव आयोग का है, इसमें नीति का चेंजिंग का कहां आवश्यकता है भैया, ये बता दीजिए मुझको। और दूसरी चीज, अपराधी संसद में ना, इसके लिए तो ऑलरेडी कानून है, जो सजा याफ्ता है उसको तो संसद की सदस्यता ही नहीं मिल सकती। जिस प्रकार राहुल गांधी 2 साल के लिए सजा याफ्ता हुआ है, तो उसका सदस्यता रद्द हो गई थी। मैथिल साहब, ऐसा नहीं कि बीजेपी के अंदर दागी लोग नहीं है। कौन सी ऐसी पार्टी से दागी लोग नहीं है? आप कोर्ट नहीं है पूजा जी, आप कोर्ट नहीं है। सब पर लगे जिस हैं ना व्यक्ति को कोर्ट से लगे हैं ना आरोप, सजा मिल जाती है ना, ऐसे ही ना। अगर इसका मतलब राहुल गांधी भी आरोपी है, राहुल गांधी 420 के अंदर बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी बेल पे बाहर है, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर है, मल्लिकार्जुन खड़गे पे कोर्ट केस चल रहा है, अरविंद केजरीवाल पे जांच चल रही है। क्या बात, पूरा विषय भटका दिया आपने, पूरा विषय भटका दिया। कैसे बातें करती हैं आप? पूरा विषय भटका दिया। ना तो आपकी पार्टी में नहीं है क्या? आपकी भी सूची निकाल के पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, हर पार्टी की सूची निकाल के दिखाओ। कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं, वन नेशन वन चुनाव में इनको परेशानी क्या है? क्या देश का पैसा बचेगा? इनको परेशानी है? जवाब दीजिए, पूछना चाहता हूं। एक सेकंड सिद्धार्थ यादव, फिर मैं आप ही के पास चले। श्रीवास्तव से एक बार जवाब ले लूं। बोलिए श्रीवास्तव भाई, ये पूछ रहे हैं परेशानी क्या है, परेशानी बोलिए। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं कि इससे ये प्रभावित होगा, ये पॉइंट जानना चाह रहे हैं, जरा इनको सिलसिले और बता दीजिए। चलिए ठीक है, अब यदि अनइंटरप्टेड हो तो मैं बताता हूँ। पहली बात तो फेडरल स्ट्रक्चर वाली बात अपने आप में अच्छा ठीक है, ये कहना काफी है। दूसरी बात,
यदि इनको इतनी गंभीरता से चिंता है देश के खर्चे की और सबकी, तो जो इन्होंने आरबीआई से पैसा लिया 3-4 बार, रिजर्व जो हमारा पैसा है कैश का, वो इन्होंने लिया, इन्होंने अडानी के लोन माफ किए और कहे सुई से तेरे पेट में छेद। जो लोग देश का सोना विदेशों में गिरवी रख के आए हो, वो देश के विकास के लिए यदि पैसा प्रयोग हो रहा है तो उस पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये 2G 3G 4G और लोग ज्ञान दे रहे हैं। अरे एक सेकंड रुकिए भाई, आप दोनों। यश श्रीवास्तव ना, आप आज के विषय पर बात कर रहे हैं, एक सेकंड सुनिए, मैं फिर से आपको 2-4 विषय पर लेकर आती हूं। देखिए, जब आप नए सत्र की बात कर रहे हैं, नई संसद की बात कर रहे हैं, तो वहां पे 3-4 बिल का जिक्र हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का, एक देश में एक कानून होना चाहिए, महिला आरक्षण बिल जो अब तक पास नहीं हो पाया, न जाने आपकी सरकार में भी कितनी बार पेश हुआ लेकिन हमेशा गिर गया, एक उसकी बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। मैं आपकी पार्टी के आधार पर आपसे सवाल पूछ रही हूं कि इसमें कोई कमी नजर आती है क्या आपको? एक देश में जो विषय आप कह रहे हैं उस पर भी बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उन पर भी बात हो रही है, लेकिन जो आज का विषय पहले उस पर तो बात कर लें। चलिए मैं बता देता हूं, ये जितने भी आपने मुझे पॉइंट्स लाइन करके दिए, इन सब में जो मुख्य इनका पिवट है वो ये है कि ये व्यवस्था को रीसेट करके अपनी वाहवाही चाहते हैं कि भैया हमने बहुत बड़ा सुधार किया, लेकिन जो सामने खड़ी हुई समस्याएं हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं इस समय देश के, उस पे इनका ध्यान दिलाने में पूरा विपक्ष लगा हुआ है। जवाब देंगे सिद्धार्थ यादव। देखिए पूजा जी, यही एक समस्या है। यश जी, मेरे ख्याल अगर जलेबी बनाने लगेंगे तो बहुत अच्छी जलेबियां बिकेंगी, क्योंकि वो विषयों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। मतलब आपने 10 बार उनसे पूछा और आपने उनको कहा कि आप लॉजिक सोच के आइए, लेकर आइए, वो नहीं जवाब दे रहे आपकी बात का। मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार पैनल पर थे, उन्होंने बहुत गंभीर विषय बोला, मैं उनके जवाब में कहता हूँ 1952 में जब चुनाव हुआ था तो देश का खर्च 11 करोड़ का था। यश जी, अब थोड़े ठंडे होकर बैठ जाइए, जलेबी ठंडी करिए। 1952 में जब चुनाव हुआ था तो 11 करोड़ रुपए का खर्च था। उनको सुन लीजिए एक बार। जब 1952 में चुनाव हुआ पूजा जी, तो 11 करोड़ का खर्च था। 2019 में एस्टिमेटेड है कि 60,000 करोड़ का खर्च है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का खर्च है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खर्च है। मुझे अपनी याददाश्त में 16 रुपए किलो चीनी खरीदा करते थे, और जहां तक मुझे लग रहा है 40 का आंकड़ा पार हो गया। अभी रिसेंट में तो मैंने चीनी नहीं खरीदी। तो ऐसे तो हर चीज महंगी हो गई है ना, तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना वक्त के साथ। इसीलिए पूजा जी, इसीलिए अब जब 11 करोड़ से 60,000 करोड़, चीनी भी इतनी बड़ी होगी मैं नहीं जानता, पर मेरा कहना इतना है कि क्या देश में जो खर्च है, आज हमारे कितने टीचर्स हैं, कितने सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो लगातार इलेक्शन ड्यूटी करते हैं, लगातार। और रही दूसरी बात, ठीक है आपका मत भिन्न हो सकता है, आप आधार बताइए। देखिए, इनका डाउट क्या, मैं आपको बता दूं जरा क्लियरली। सुनिए सिद्धार्थ जी, मुझे लग रहा है कि यश तो नहीं बात रख पा रहे, मैं रख देती हूँ उनकी जगह पर, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मैं तो दोनों के मन की बात को जानती हूँ। इनका जो अपना पर्सपेक्टिव है वो ये है कि साहब, आप जो आपका एजेंडा, जिससे आपको वोट मिल सकते हैं, जिससे आपका पूरा माहौल टाइट हो सकता है, आप उन्हीं विषयों पर बात करते हैं। आप उन विषयों पर बात नहीं करते हैं जिस पर वाकई ये चाहते हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, ये कह रहे हैं बेरोजगारी पे आप उतनी, आपकी जो उत्तेजना है वो इन विषयों पर उतनी नजर नहीं आती। आप अपना एजेंडा ही साधते रहते हैं। भैया, आप हवा बनाते हैं अपने लिए, क्योंकि आप हवा के नाम पर ही पूरा चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा इनके मन की बात है। मैं यश श्रीवास्तव आप ही के मन की बात कर रही हूँ ना, मैंने कोई अपने शब्द उसमें नहीं डाले। मुझे लग रहा है मैंने आपका मन पढ़ लिया। मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूं पूजा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं जवाब दे देता हूं। लेकिन मैं यश श्रीवास्तव से पहले कंफर्म कर लूं, कल को ये मुझ पे क्लेम कर दें या फिर अभी कह दें कि भैया आप पता नहीं कौन सी बात कर रही हैं। तो यश श्रीवास्तव, मैंने आपकी मन की बात को सही तरीके से रखा है ना, अपने शब्दों में पिरोकर? पहली बात तो पूजा जी, मैं अपनी बात खुद रख सकता हूँ। अरे हाँ, जवाब दीजिए। नहीं, अभी जो मैंने बात रखी है आपकी, वो मैंने ठीक रखी कि नहीं? माफी मांग रही हूँ मैं आपसे कि मैंने आपके मन की बात रख दी, लेकिन मैं पूछ रही हूँ ठीक रखा ना? आपने कुछ बात सही रखी है, कुछ मैं जोड़ देता हूँ। हाँ, बोल दीजिए। हमारा सही रखिए। की जो आपत्ति है वो ये है कि ये हमेशा प्रायोरिटी फिक्स करने में फेल है। इनको इस समय सोचना चाहिए देश की गरीबी के बारे में, मणिपुर के बारे में, महिलाओं के साथ जो इनके शासित राज्य हैं, इनके नेताओं के किए हुए अपराध हैं, उनके बारे में। ठीक है, ये केवल सोचते हैं। जवाब ले लेती हूं। मैं भी तो ये सवाल पूछ रही थी। देखिए जी, बिल्कुल पूजा जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, आप बहुत एक वरिष्ठ एंकर है और आपका शो बहुत लोग देखते हैं, इसलिए फैक्ट्स आने चाहिए। हम तो वो करते हैं जो हमने कहा है, हम वो करके दिखाते हैं। हम जो अपने एजेंडा में लेकर आए थे, हमने 370 कहा था, हमने करा, हमने राम मंदिर कहा था, हमने करा, हमने वन नेशन वन इलेक्शन कहा, हम करेंगे। रही बात प्राथमिकता की, इनको मिर्ची कुछ चीजों में लगती है, काम तो सब हो रहा है। अब 23,000 करोड़ का एग्रीकल्चर का बजट होता था, आज 1 लाख करोड़ का है। वो
बदलाव है ना। 1 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था देश में, आज 10 लाख करोड़ का हो रहा है। 600 मीटर की मेट्रो बनती थी, आज 6 किलोमीटर की बन रही है। 13 किलोमीटर की सड़क बनती थी, आज 40 किलोमीटर की बन रही है। आज देश में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत में है। आज सिद्धार्थ, ये बात तो आप मानते हैं ना, ये बात तो आप मानते हैं ना कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो इसका सीधा सीधा फायदा आप ही को होने वाला है, क्योंकि भाई आप तो बार बार राज्य में जाते हैं तो भी मोदी जी का नाम लेते हैं, और अब जब वन नेशन इलेक्शन की बात होगी तो आपकी तो बल्ले बल्ले आगे 4 जगह आपको जाके मोदी जी नहीं कहना पड़ेगा। आप एक ही बार बोलेंगे, पूरा आपका काम बन जाएगा। पूजा जी, इसका फायदा तो देश को होगा। जो खर्च बचेगा वो मोदी जी का थोड़ी बचेगा, वो तो देश का बचेगा। ये फायदा देश का है। अगर सरकारी जो हमारे अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी कम होगी तो देश के लिए कम होगी, सिक्योरिटी पर्सनल कम लगेंगे तो देश के लिए कम लगेंगे। अगर एक गवर्नेंस बढ़ेगी, कोड ऑफ कंडक्ट कम लगेगा, विकास कार्य नहीं रुकेंगे तो देश के लिए नहीं रुकेंगे। टीम यश श्रीवास्तव की आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है, जरा इसको फटाफट से दुरुस्त कर लीजिए मैथिल साहब, तब तक मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं यश श्रीवास्तव आपके पास इन्हीं पॉइंट्स का जवाब लेने के लिए आ रही हूँ। इस पर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराएगा कि क्या विषय है इस पर आपके पास, मैथिल साहब। देखिए पूजा जी, किसने रोका है कांग्रेस के प्रवक्ता को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि वो जाके हर राज्य में राहुल करें? ऐसा क्या कारण है? अरे भैया, अगर मोदी भारतीय जनता पार्टी करती है तो मोदी जी तो सर्वमान्य नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता है, तो मोदी ही करेंगे। अब राहुल गांधी की पार्टी को भी यदि मोदी करना है तो वो भी हमारे आदरणीय मोदी जी का बड़ा सा फ्लैक्स अपने मंच के बैकड्रॉप में लगवा ले। आवश्यकता क्या है, क्या परेशानी है? और दूसरी चीज, ये कह रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला मैं, यश श्रीवास्तव, धैर्य रखा करो। तो इन्होंने कहा कि वाहवाही करते हैं। अरे भैया, 370 हटाई तो देश ने वाहवाही करी, 35 से हटाया देश ने वाहवाही करी, राम मंदिर निर्माण हो रहा देश ने वाहवाही करी, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ देश ने वाहवाही करी, देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना देश ने वाहवाही करी भैया। और साथ में पाकिस्तान को घुसकर पीटा सर्जिकल स्ट्राइक में, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं, हमारी मैनिफेस्टो में, हमारे खून में है, तो वो देश वाहवाही तो करेगा ही, क्योंकि देश मांगता है तिरंगे का सम्मान। ये देखिए, सुनिए श्रीवास्तव जी, इस देश की मानसिकता चांद पे झंडा लहराने वालों के साथ है, ना कि झंडे पे चांद बनाने वालों के साथ। अब आपकी तो याद रखिए इस चीज को। साहब सुनिए, अब ऐसा तो नहीं है कि जो भी हुआ वो बीजेपी के शासनकाल में ही हुआ। अगर आज देश के साथ एक सेकंड सुनिए ना, अरे सुनिए, हर सरकार में कुछ ना कुछ अच्छा काम हुआ है। राफेल खरीदने की बात थी ना, इन्होंने, इनके पास पैसे नहीं थे ना। अटल बिहारी वाजपेयी, अरे सुन तो लीजिए भाई, अटल बिहारी वाजपेयी तो बीजेपी का ही वरिष्ठ नेता है ना, वो भी इंदिरा गांधी की तारीफ करते थे ना, वो खुद ये बात तो ये हमारी राजनीतिक समझ है, हमारी राजनीतिक सम्मान करते हैं और ये गालियां देते हैं, ये अपमान करते हैं मोदी जी की बोटी जो हो रहा है वो जहरीला साहब और हत्यारा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे सुनिए, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ता, इसमें हर पार्टी अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रहती है। मैं आपको अब सुनिए, मैं आपको मेरे पास ना अभी उतना, सुनिए, मेरे पास उतना अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको हर नेता का बयान पढ़ के बताऊं। ऐसा नहीं कि अब नेताओं के आपकी पार्टी में ऐसे बयान नहीं रहे या इनकी पार्टी में, ये नेताओं की बदजुबानी हर पार्टी में रही है, पर मेरा विषय ये नहीं है। अब प्रेम जी, मैं जो एक बात जानना चाह रही हूं वो ये है कि सारे विषय ठीक हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आज जिन बिल का जिक्र हो रहा है, तो इससे एक बात तो समझ में आती है ना कि बीजेपी विपक्षी पार्टियों के वनस्पत एक कदम क्या 4 कदम आगे चल रही है। जैसे अभी विपक्षी पार्टी अपने गठबंधन पे ही काम कर रही है, बीजेपी ने देखिए एक एक करके ऐसे पासा फेंका, मतलब ये तो एक चक्रव्यूह जैसा हो गया कि आप उलझे रहिए साहब, हम तो देखिए कितना आगे बढ़े जा रहे हैं। तो ये तो आप मानते हैं ना कि विपक्षी पार्टियों की जो भी तैयारी है वो बीजेपी के वनस्पत कम है। देखिए, इसमें इसको अगर ऐसे हम बोले कि इंडिया का मुकाबला चाइना से है, जो करता कुछ है बोलता कुछ है, तो भारतीय, बहुत गलत बात है ये, भारतीय पूजा जी बहुत गलत बात है ये। I.N.D.I.A को ये इंडिया बना रहे हैं और एनडीए को ये चाइना बना रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। इनकी मानसिकता में चाइना घुसा हुआ है। इस प्रकार की टिप्पणियों को मैं तो समर्थन नहीं करूंगा, ना सुनूंगा, मैं विरोध करूंगा पूरा। इनसे बोलिए अपने शब्दों का ध्यान रखेंगे। इंडिया गठबंधन है वो I.I आपके लिए हो सकता है कि वो ना बोले, लेकिन बोलने में तो वो इंडिया ही आएगा ना। ना, इंडिया नहीं है ना, वो इंडिया ही आएगा ना। आप मत मानिए ना, पहली पीसी को देखिए, मत मानिए ना उस बात को। अरे आप मत, अरे सुनिए ना, आप तो फिर ये कह रहे कि लोकतंत्र में, तो आप तो ये कह रहे कि कांग्रेस को तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। भाई इस देश की लोकतांत्रिक पार्टी है ना वो भी,
मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं पूजा जी, वो ये कि इस समय इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इस समय इसलिए पड़ी जब इंडिया जैसा गठबंधन खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि अगर ऐसा एक साथ एक देश में इलेक्शन कराया जाए तो कभी टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस एकजुट होकर के बीजेपी को चुनौती न दे पाए, इसीलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ये इंडिया का डर है और कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया से उनको बड़ी चुनौती मिल रही है। अगर एक साथ चुनाव कराया जाएगा तो स्टेट्स पे इनके हित टकराएंगे। क्या है तो मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। आप ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, कौन डरा हुआ है? नहीं, मैं फिर से कहता हूं कि इंडिया के भीतर जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टियां हैं उनके स्टेट्स में अपने अपने हित हैं। राष्ट्रीय चुनाव में वो एकजुट हुए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ। लेकिन हम देश और राज्य का हित अलग अलग क्यों कर रहे हैं? राज्य भी विकास चाहता है, देश भी विकास चाहता है। राज्य का विकास देश से जुड़ा है, देश का विकास राज्य से जुड़ा है। हम देश और राज्य को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? बात समझिए, स्टेट का जब इलेक्शन होता है तो वहां टीएमसी, वामपंथी, कांग्रेस, बीजेपी सब लोग लड़ते हैं। स्टेट या बिहार में कुछ अलग, महाराष्ट्र में कुछ अलग, इस तरीके से गठबंधन होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जब चुनाव होता है तो गठबंधन का स्वरूप इंडिया जैसा होता है, जो अभी ये पहले जनता दल जैसा होता था। तो ऐसे में एक देश एक चुनाव का जब ये जुमला जो फेंका गया है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन के दबाव के कारण है, ताकि इनके मतभेद बढ़े और ये लोग एकजुट ना हो पाए। ये बात मैं कह रहा हूं। मतलब आप कह रहे हैं कि इससे प्रेशर बनेगा एक, या श्रीवास्तव? क्षेत्रीय दलों के खिलाफ है ये सोच। क्षेत्रीय दल इकट्ठा न हो, आप भी यही मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती न बने, किल करने की साजिश है? मेरे मानने की जरूरत क्या है? प्रेम कुमार जी जो कह रहे हैं वो तो सामने सच दिख रहा है, यही तो हो रहा है। और दूसरी बात, ये जो विकास विकास चिल्ला रहे हैं बीजेपी आरएसएस वाले 10 साल से, इनके लिए विकास का मतलब केवल इतना है कि अपने दोस्तों को ठेके पे ठेके बांटते जाओ, जंगल खत्म कर दो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। सिद्धार्थ जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ जल्दी से दूसरी देखिए पूजा जी, मैं छोटा सा जवाब दे देता हूँ। वैसे तो मैं बिल्कुल आश्चर्य में आ गया प्रेम जी को देख करके, और नीचे पत्रकार लिखा रहा था, पर मुझे लग रहा है इंडिविजुअल अटैक जो प्रवक्ता आने थे वो उनकी तरह बात कर रहे हैं। रही बात, हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी है ना, अपनी बात तो सब रख सकते हैं ना। कोई आपकी बात करने लगता है तो फिर ये लोग बोलने लगते हैं कि वो आपके प्रवक्ता की बात कर रहे हैं। पूजा जी बिल्कुल रख सकते हैं, रखना चाहिए। प्रेम जी बहुत अच्छी बात रखते हैं, उनको रखना चाहिए। मेरा कहना बस इतना है, ये जो आज घमंडी अलायंस है, ये जो पूरा विपक्ष है, चलिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर अभी इस पूरी चर्चा का लब्बो-लुआब एक निकला कि सरकार को भरोसे में लेकर कदम बढ़ाना चाहिए। विपक्षी पार्टी कह रही है साहब आप तो एक तरफा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार कह रही है हमने तो कुछ तैयारी नहीं किया, हमारा तो सिर्फ एक मैनिफेस्टो में पहले से था, पहले दिन से जो बात थी हम उसको बस दोहरा रहे हैं कि हम इस पर काम करने जा रहे हैं। आपको अभी से एतराज हो गया।